हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विथ सिवी। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो विथ सिवी पर। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आप सभी की सीटेट प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। इसी के रिगार्डिंग मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ सीटेट पेपर 2 सीडीपी में पूछे जाने वाले सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो आज इस सीरीज़ में हमारी जो क्लास है वो क्लास नंबर 9th है, ठीक है। इससे पहले आपकी 8 क्लासेस जो हैं कंप्लीट हो चुकी हैं। अब देखिए, जो क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं वो आपको कहाँ मिलेंगी, तो इसकी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। जो भी क्लासेस हो चुकी हैं आपको उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट का नाम है सीटेट जनवरी 2024 सीडीपी पेपर 2, ठीक है। तो पेपर 2 में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन हम कर रहे हैं सीडीपी के। मोटिव यही है कि आप सीडीपी में अच्छा बेस्ट स्कोर यहाँ से कर पाएँ, ठीक है। क्योंकि आप सभी को पता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है सीटेट के एग्जाम में, ठीक है। तो अगर आप पेपर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छे से लगाते हैं, पेपर 1 भी इजीली आपका क्वालिफाई हो जाएगा, क्योंकि सिलेबस बिल्कुल सेम रहता है। पेपर 2 के जो क्वेश्चंस रहते हैं वो थोड़े से हाई लेवल पर रहते हैं पेपर 1 के कंपेरिजन में। इसीलिए अगर आप हाई लेवल के क्वेश्चन कर सकते हैं तो लो लेवल के क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आज हम किस डेट का देखने वाले हैं, तो आज हम देखने वाले हैं 18 जनवरी 2023। इस दिन आपके जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चंस आज हम देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। इतना एफर्ट्स जो मैं आपके लिए कर रही हूँ उसके लिए एक लाइक तो बनता ही है ना। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं अपना। अभिकथन यानी कि जो स्टेटमेंट है वो क्या कह रहा है, अधिगम और विकास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल सही बात है, यानी कि लर्निंग, सीखना और विकास। जब हम सीखते हैं किसी चीज़ को तभी तो हमारा डेवलपमेंट, तभी तो हमारा विकास होता है ना। जब आप किसी चीज़ को सीखोगे ही नहीं तो हमारा चाहे वो कोई सा भी विकास हो ना, कैसे होगा, ठीक है। तो एक दूसरे जुड़े हुए हैं, बिल्कुल सही बात है। कारण क्या कह रहा है, अधिगम विकास के लिए नई स्थितियां सृजित करता है। बिल्कुल सही। जो लर्निंग होती है वो विकास के लिए क्या करती है, सृजित का मतलब है नई स्थितियां, नई सिचुएशंस को क्रिएट करना। तो दोनों ही चीज़ें यहाँ पर सही हैं, और जो आर है वो एक ही सही व्याख्या कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बच्चों के विकास के बारे में कौन सा कथन सही है। तो डेवलपमेंट यानी विकास के बारे में यहाँ पर कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। विकास एक सहज रूप से होने वाली प्रक्रिया है। सहज रूप का मतलब है नेचुरली होती है ये, ठीक है। विकास सभी का होता है, किंतु इसे फैसिलिटेट करने के लिए, इसे सुसाधित करने के लिए हमें उपयुक्त परिवेश यानी कि एक अच्छे जो अप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट होता है उसकी नीड होती है, उसकी आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही बात, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट है, और सही हमसे पूछा था तो ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो जाएगा। बाकी अगर और ऑप्शंस में देखूँ तो विकास वंशानुगत कारकों के द्वारा पूर्व निश्चित होता है, इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। बिल्कुल गलत। ऐसा नहीं है कि आपका जो विकास है वो निश्चित होता है, ठीक है। अगर आप प्रॉपर उसको एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करोगे, ठीक है, तो वो उसको विकास को चेंज भी किया जा सकता है, ठीक है। आनुवंशिकता की इसमें कोई भूमिका नहीं, बिल्कुल गलत। हमारा जो विकास होता है उसमें हेरिडिटी और एनवायरनमेंट यानी आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों की ही इंपॉर्टेंस होती है। मैंने आपको पहले भी ये बताया हुआ है, ठीक है। विकास की प्रक्रिया आपकी ऐश्वावस्था के बाद प्रारंभ होती है, बिल्कुल गलत। कहाँ से प्रारंभ होती है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ये जो प्रोसेस है आपकी वॉर्म टू टॉम जाती है, यानी कि आपके गर्भ से लेकर के स्टार्ट होती है, और कब्र तक, यानी कि टॉम का मतलब कब्र होता है, यानी कि जब तक आप जो है आपकी मृत्यु होती है तब तक आपका विकास होता रहता है। नेक्स्ट है हमारा उम्मीद। उम्मीद क्या है, एक लड़के का नाम है या फिर लड़की, लड़का का नाम समझ सकते हो आप, ठीक है। कोई लड़का है उम्मीद, बच्चा है कोई, वह चॉकलेट नहीं खाता है। चॉकलेट नहीं खाता है जो उसके पिता मेहमानों के लिए लाए हैं, ठीक है। उसके पापा जो हैं गेस्ट के लिए जो है चॉकलेट लेकर के आए हैं, तो वो उसको नहीं खाता है। क्यों नहीं खाता है, यह सोचकर कि अगर वह पकड़ा जाएगा तो क्या होगा, ठीक है। तो उसको डर लगता है, वो डर की वजह से नहीं खाता है कि अगर वो पकड़ा जाएगा तो कहीं उसके पापा उसको पिटाई ना करें, कहीं मारे नहीं, कहीं चिल्लाए नहीं, कहीं डांटे नहीं, है ना। तो कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार उम्मीद नैतिक विकास के किस चरण में है वो आपको बताना है। तो आई होप किसका आंसर सभी ने सही कर दिया होगा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका, सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास। यानी कि वो ये सोच रहा है अगर वो पकड़ा जाएगा तो उसको सजा मिलेगी, उसको पनिशमेंट मिलेगा, इसीलिए वो क्या कर रहा है, आज्ञा का पालन कर रहा है, वो चॉकलेट नहीं खा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। किस प्रक्रिया में बच्चे समाज में रहने के तौर तरीके सीखते हैं। तो ठीक, जहाँ पर हम समाज में रहते हैं तो वहाँ पर हम जो भी क्रियाएं करते हैं वहाँ के तरीके सीखते हैं, ठीक है। वो हमारा कहलाता है सामाजिकरण, जिसको हम बोलते हैं सोशलाइजेशन। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, इसमें कथन क्या है, 6 वर्षीय सरला, सरला किसी लड़की का नाम है, ठीक है, स्टूडेंट है कोई, संरक्षण और जिसको हम कंजर्वेशन बोलते हैं, और क्रमांकन यानी कि सीरिएशन, ठीक है, किसी चीज़ को क्रम में लगाना, ठीक है, 1 2 3 से किसी क्रम में लगाना, ऐसे कार्य वो नहीं कर सकती है, ठीक है। अब तर्क क्या है इसका, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों को स्थिति के कई पहलुओं पर विचार करने में कठिनाई होती है। बिल्कुल सही बात। अब आपकी जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है ये किस एज तक होती है, तो ये आपकी होती है 2 साल से लेकर के 7 साल तक, और जो सरला है वो कितने साल की है, 6 साल की है, ठीक है। तो वो भी ये कार्य क्या कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। कौन कौन से, क्रमांकन और संरक्षण के कार्य, ठीक है। तो ये थ्योरी, ये किसकी थ्योरी से लिया गया है, ये जो अवस्था है वो है हमारी प्याजे की थ्योरी से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन और रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी मैं ऐसा क्वेश्चन आपको सेम डिट्टो क्वेश्चन करवा चुकी हूँ, रिपीटेड है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। प्याजे के अनुसार निम्न में से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कि संज्ञानात्मक विकास यानी कि आपके मानसिक विकास में आपके कौन सा इसमें से टर्म है जो
महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 करेक्ट हो जाएगा, गतिविधि, एक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने प्रतिपादित किया कि सीखने की प्रक्रिया तब होती है, यानी कि लर्निंग तब होती है जब बच्चे अपने से ज़्यादा ज्ञान वाले, यानी कि ऐसे लोग जो हमसे ज़्यादा जानते हैं उनके समकक्ष, यानी कि उनके सामने वह वयस्कों के साथ साझी गतिविधियाँ करते हैं, यानी कि शेयरिंग एक्टिविटी करते हैं। तो ऑब्वियसली शेयरिंग की बात और यहाँ पर अपने से ज़्यादा ज्ञान वाले जो लोग होते हैं वो हमको क्या करते हैं, हेल्प करते हैं किसी चीज़ को, एक्टिविटी को करने में। तो यहाँ पर किसकी बात की जा रही है, वाइगोस्की की समास की बात हो रही है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये बात किसने कही थी, ये बात आपकी लेव वाइगोस्की ने कही थी। और ये है आपका सीटेट का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन, और जो कि हर साल पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी है। क्वेश्चन क्या है, जब एक शिक्षक एक बच्चे को व्याख्यान देने के बजाय अलग अलग इशारे देकर सही उत्तर की तरफ ले जाता है, यानी कि वो क्या कर रहा है, उसको हेल्प कर रहा है, इशारे देकर के उसको धीमे धीमे हेल्प कर रहा है, हेल्प कर करके वो स्टूडेंट को जो है एक सही आंसर की तरफ ले जाता है, तब यह मदद, वहाँ पर लिखा भी है, देखिए यह मदद क्या कहलाती है। तो इसको हम कहते हैं ऑप्शन नंबर 1 पार्ड स्कैफोल्डिंग, जिसको हम मदद भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये किसने दिया था, आपका लेव वाइगोस्की सिद्धांत में दिया गया था ये। ठीक है, और ये क्वेश्चन मैं आपको बहुत बार करवा चुकी हूँ, ये जो सीरीज चल रही है आपकी इसी सीरीज़ में। ठीक है, इसीलिए जो भी स्टूडेंट वॉच कर रहे हैं प्लीज़ सीरीज़ को कंप्लीट से वॉच कीजिए, आपकी 100% आपको जो है यहाँ से बेनिफिट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है प्रगतिशील कक्षा में अधिगम। प्रगतिशील कक्षा क्या होती है, ये क्वेश्चन भी आपका मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और मैं इसको कई बार आपको एक्सप्लेन भी कर चुकी हूँ। ऐसी क्लास जहाँ पर बच्चे एक्टिव होते हैं, जहाँ पर जो है बच्चों के अकॉर्डिंग एजुकेशन दी जाती है, उनकी नीड के अकॉर्डिंग एजुकेशन दी जाती है। ठीक है, वो हमारा क्या होता है, प्रगतिशील कक्षा होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। अधिगम का निर्माण सक्रिय रूप से छात्रों द्वारा स्वयं किया जाता है, एक्टिव रूप से किया जाता है स्टूडेंट के द्वारा। तो जहाँ पर स्टूडेंट एक्टिव होंगे, यहाँ पर स्टूडेंट द्वारा किया जाए, स्टूडेंट एक्टिव है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी अगर आप दूसरा ऑप्शन देखते हो तो शिक्षक द्वारा निर्देशित किया जाता है, छात्र निष्क्रिय प्राप्तकर्ता नहीं होने चाहिए यहाँ पर। ठीक है, एक्टिव होने चाहिए, सक्रिय होने चाहिए। ठीक है, और उद्दीपन प्रतिक्रिया ये भी आपका नेगेटिव है, यहाँ पर तब होता है जब छात्रों को सकारात्मक पुनर्बलन, यानी कि उनको सकारात्मक तरीके से मोटिवेट किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, प्रगतिशील कक्षा के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हार्वर्ड गार्डनर ने कौन सी धारणा को चुनौती दी थी यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए हार्वर्ड गार्डनर ने कहा था कि ये जो बुद्धि है ये कई प्रकार की होती है। ठीक है, और ये जो बुद्धि है हर एक व्यक्ति के पास अलग अलग मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, और अगर कहा जाए कितने प्रकार की होती है आपसे, तो मोस्टली इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि बताई हुई थी और इन्होंने ये कहा था कि हर एक व्यक्ति में ये बुद्धि पाई जाती है और कहीं ना कहीं एक प्रकार की बुद्धि ऐसी होती है जिसमें बहुत ज़्यादा पाई जाती है। जैसे कोई भी म्यूजिक में अच्छा है तो उसमें म्यूजिकल इंटेलिजेंस ज़्यादा पाई जाएगी, है ना। अगर कोई जो है लिखने में अच्छा है, कोई जिसकी वर्ड पावर बहुत अच्छी है, तो उसके अंदर कौन सी पाई जाएगी, जिसको हम बोलते हैं लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। ठीक है, भाषावादी जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी धारणा को चुनौती दी थी उन्होंने, वो आपको बताना है। चैलेंज किसको किया था, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है, बुद्धि पूर्व निर्धारित और निश्चित होती है। देखिए पहले के लोग ये मानते थे कि जो हमारी बुद्धि है वो पहले से निर्धारित होती है, पहले से ही निश्चित होती है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता या कुछ भी, है ना। लेकिन हार्वर्ड गार्डनर जो थे उन्होंने इसी धारणा को चुनौती दी थी। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अभी। नेक्स्ट है आपका ब्लैंक को बताना है कौन से वाले व्यक्ति उत्कृष्ट तर्क कौशल, अमूर्त विचार और पैटर्न के आधार पर अनुमान लगाने की क्षमता प्रदर्शित करते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पर लॉजिकल स्किल की बात हो रही है, तर्क कर पा रहे हैं। ठीक है, अमूर्त विचार यानी कि ऐसी चीज़ें जो हमको दिखाई नहीं देती हैं उनके बारे में सोच पा रहे हैं ना, वो पैटर्न के आधार पर एक अनुमान लगा पा रहे हैं। तो ये क्षमता जो है कौन सी बुद्धि में पाई जाती है, कौन सी बुद्धि वाले विद्यार्थी या मैं कहूँ पर्सन के पास पाई जाती है, तो वो हमारा है ऑप्शन नंबर 1 तर्क गणितीय बुद्धि, जिसको हम कहते हैं लॉजिकल इंटेलिजेंस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांतों के अनुसार स्ववाक जो हमारी सोच व व्यवहार को दिशा देता है वो क्या कहलाता है, तो इसको हम कहते हैं प्राइवेट स्पीच, यानी कि निजी संवाद, यानी जिसमें बच्चा जो है खुद से बातें करता है, खुद से, या तो वो खुद से मन में बातें करता है या फिर बोल बोल कर जो है खुद से ही बातें करता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, निजी संवाद। अब निजी संवाद हमारा या तो ऑप्शन नंबर 1 में है या 2 में है, सॉरी 3 में है, तो 2 और 4 तो आपका यहाँ गलत हो गया। ठीक है, तथा उसे क्या किया जाना चाहिए, जो निजी संवाद है उसे क्या किया जाना चाहिए, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, हतोत्साहित किया जाना चाहिए। तो ऑब्वियसली हतोत्साहित नहीं करना है, हमें उसको मोटिवेट करना है, प्रोत्साहित करना है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपने मोस्टली जो बच्चे होते हैं उनको देखा होगा आपस में कुछ ना कुछ वो अपने आप लगे रहते हैं ना। मैंने जनरली देखा है छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, आपने ऑब्जर्व किया होगा 100%, वो खुद से बातें करते रहते हैं। ठीक है, कुछ भी कर रहे होंगे तो खुद से बातें कर रहे होंगे, है ना। तो ये इस तरीके की स्पीच को हम प्राइवेट स्पीच कहते हैं, जनरली हम लोग भी मन में करते हैं ना। नेक्स्ट है आपका कथन और तर्क वाला है। कथन क्या कह रहा है, माध्यमिक स्कूल में, माध्यमिक स्कूल भाई आपका 6 to 8 की बात हो रही है यहाँ पर। माध्यमिक स्कूल में शिक्षकों को लड़कों को भाषा पढ़ाने के बजाय गणित व विज्ञान के विषयों को पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ये कह रहे हैं कि उनको जो है, जो लड़के हैं उनको जो है भाषा नहीं पढ़ानी चाहिए। ठीक है, क्या पढ़ाना चाहिए, उनको सिर्फ मैथ और साइंस पढ़ाना चाहिए। ठीक है, और तर्क क्या है, लड़कों में भाषा को पढ़ने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है। ये कह रहे हैं तर्क इन्होंने ये दिया है कि इसलिए नहीं पढ़ाना सॉरी इसलिए उनको भाषा के बजाय गणित पढ़ाना चाहिए, क्योंकि लड़कियों में जो है भाषा पढ़ने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है, यानी कि उनके
उनमें जो है एबिलिटी ही नहीं होती है भाषा को पढ़ने की। तो दोनों ही चीज़ें आपकी गलत हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि लड़कों में किसी चीज़ को पढ़ने की एबिलिटी नहीं है या फिर लड़कियों में किसी चीज़ को पढ़ने की एबिलिटी नहीं है। दोनों में ही क्षमताएं होती हैं प्रॉपर, ठीक है। चाहे लड़का हो लड़की हो, गणित भी पढ़ सकता है, साइंस भी पढ़ सकता है, भाषा भी पढ़ सकता है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि लड़कों में क्षमता नहीं होती है। तो दोनों ही यहाँ पर गलत हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ए और आर दोनों गलत हैं। आपका मूल्यांकन जो है इवैल्यूएशन किस उद्देश्य से नहीं किया जाना चाहिए, यानी कि जो हम इवैल्यूएट करते हैं, यानी हमने मान लीजिए बच्चों को कुछ सिखाया, ठीक है। मान लीजिए कोई टॉपिक हमने बच्चों को सिखाया, अब हम कैसे पता करेंगे कि हमें उनको कुछ समझ में आया या नहीं? कैसे पता करेंगे? मूल्यांकन से। या तो हम उनका टेस्ट लेंगे या हम ओरली उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, है ना। तो इसका उद्देश्य क्या नहीं होता है, वही आपको बताना है। तो बच्चों की तैयारी का स्तर का पता करना बिल्कुल सही, आपको पता चल जाएगा कि बच्चे कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, उनको कितना समझ में आया है, ठीक है। तो ये तो सही है आपका, है ना। नहीं यानी कि हमें नेगेटिव ढूंढना है। शिक्षण अधिगम पर मनन करने और उसमें संशोधन करने, बिल्कुल सही। हमें पता चल पाएगा कि क्या कमी रही है, क्या हमें कमी क्या हम चेंज करनी चाहिए, उसमें क्या संशोधन हमें करना चाहिए जिससे बच्चे और अच्छे से सीख पाएँ। तो ये भी सही है। नेक्स्ट है आपका बच्चों में डर और सीखने का तनाव पैदा करना, बिल्कुल गलत, ठीक है। बच्चों में हमें कभी भी डर और तनाव नहीं पैदा करना होता है। ये हमारा जो है मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 ही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि गलत ही हमसे पूछा था। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक कक्षा परीक्षण के दौरान यानी कि एक टेस्ट लिया है किसी टीचर ने, ठीक है। और टीचर ने पाया है कि जो अधिकांश यानी मोस्टली जो स्टूडेंट हैं उन्होंने अवधारणा आधारित प्रश्न का उत्तर गलत दिया है। यानी कि जो कॉन्सेप्ट उन्होंने पढ़ाया था उसके बेस पर जो आंसर उन्होंने दिया है बच्चों ने, वो गलत दिया है। शिक्षक को चाहिए यानी कि तो शिक्षक को यहाँ पर क्या करना चाहिए, ठीक है, वो आपको बताना है। बच्चों को डांटना है, बिल्कुल गलत। बच्चों को कभी भी पनिशमेंट नहीं देना है, इस बात को हमेशा याद रखो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 तो गलत हो गया। माता पिता को बुलाकर शिकायत भी नहीं करनी है कि बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ये आपका नेगेटिव है, ठीक है। विद्यार्थियों को प्रश्न के उत्तर कई बार लिखने को कहना, कई बार लिखने से तो वो रटने वाली बात आ जाएगी ना। तो रटना जो है बहुत नेगेटिव माना जाता है, रटना, ठीक है, याद करना, ये सभी नेगेटिव वर्ड्स होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 ही आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। छात्रों की वैचारिक चुनौतियों का पता लगाएं और उसके अनुसार पढ़ाएं, यानी कि बच्चे जो है क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, उनकी क्या प्रॉब्लम है उसका पता लगाएं, फिर उनके अकॉर्डिंग जो है पढ़ाएंगे तो वो 100% क्या कर पाएंगे, सही कर पाएंगे, उन चीज़ों को सही तरीके से कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे और आंसर जो है गलत नहीं लगाएंगे। तो ऑप्शन 4 आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है हमारा समावेशी एजुकेशन के बारे में। इसको भी मैं कई बार आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, इसीलिए मैं कह रही हूँ कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं, क्वेश्चंस भी रिपीट होते हैं, ठीक है। अगर आप इस सीरीज़ को भी अच्छे से फॉलो कर रहे हो ना, फिर भी आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या देख लेते हैं, समावेशी शिक्षा के बारे में कौन सा कथन सही है, यानी कि जो आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन होती है उसके बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है वो आपको बताना है। तो देखिए समावेशी शिक्षा क्या होती है, हर एक बच्चे को इंपॉर्टेंस देना, ठीक है, हर एक बच्चे के बराबर ध्यान रखना, किसी भी बच्चे के साथ भेदभाव नहीं करना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है, यह शिक्षा का वह तंत्र है जिसमें विकलांगता और बिना विकलांगता वाले विद्यार्थी इकट्ठे पढ़ते हैं, बिल्कुल सही। यानी कि जो विकलांग है वो भी नहीं है, वो भी हर एक बच्चे को यहाँ पर इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो ऑप्शन 1 भी सही है, ठीक है, इसके बारे में। दूसरा, इसमें बहिष्करण, भेदभाव और भागीदारी और सीखने में अन्य बाधाओं को दूर करते हुए सभी विद्यार्थियों की भागीदारी को सुनिश्चित किया जाता है। अभी तो बताया मैंने, यहाँ पर जो है बिना भेदभाव के हर एक स्टूडेंट को पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है, ठीक है। तो ये भी हमारा सही है। नेक्स्ट है हमारा, इसमें बच्चों और वयस्कों के बीच के अंतर को सीखने में बाधक के रूप में देखा जाता है, बिल्कुल गलत। यहाँ पर बाधक के रूप में नहीं देखा जाता है, यहाँ पर हर एक बच्चे को, हर एक वयस्क को इंपॉर्टेंस दी जाती है, उसकी रेस्पेक्ट की जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका गलत हो जाएगा समावेशी शिक्षा के बारे में। फर्स्ट और सेकंड सही है, तो फर्स्ट सेकंड किस में है, ऑप्शन नंबर 1 में है, तो यही हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कौन सी पद्धति एक समावेशी कक्षा में बच्चों के सीखने में सहायक होगी, ठीक है। तो समावेशी कक्षा मैंने अभी भी आपको बताया, इंक्लूसिव बच्चे, यहाँ पर हर एक बच्चे को इंपॉर्टेंस दी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। सहयोगात्मक अधिगम यानी कि कोलैबोरेटिव लर्निंग जो होती है वो यहाँ पर जो है हेल्पफुल रहती है, जहाँ पर बच्चे मिलजुल कर आपस में सीखते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। बाकी प्रतिस्पर्धात्मक यानी कॉम्पिटिशन हमें क्रिएट नहीं करना है, मानकीकृत निर्देश नहीं, स्टैंडर्ड निर्देश नहीं देते हैं, सख्त यानी कि सख्त मूल्यांकन प्रणाली नहीं हमें अपनानी है। तो ऑप्शन नंबर 2 ही यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सा शिक्षा शास्त्रीय प्रावधान एक विद्यार्थी जिसे गतिमान दिव्यांगता है की जरूरतों के अनुकूल उपयुक्त समायोजन है, यानी कि एक ऐसा स्टूडेंट जिसे चलने गतिमान यानी कि जिसको चलने फिरने में प्रॉब्लम है, ठीक है, दिव्यांगता है उसको, तो उसके लिए सब इसमें से कौन कौन सी जो ज़रूरतें हैं वो उसके लिए सही रहेंगी वो आपको बताना है, ठीक है। बाधा मुक्त वातावरण को सुनिश्चित करना, बिल्कुल सही, उसके लिए कोई भी बाधा ना आए, ठीक है। मेज़ कुर्सी को कम प्रतिबंधात्मक तरीके से रखकर आने जाने को सुगम बनाना, जिससे वो इजीली क्या कर पाए, आराम से आ पाए और आराम से जा पाए, ठीक है। लास्ट है मूल्यांकन की विविध पद्धतियों का उपयोग करना, बिल्कुल सही। हमेशा हमें जो विविध पद्धतियों का उपयोग करना चाहिए, चाहे पढ़ाने की अलग अलग स्ट्रेटजी का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि एक क्लास में क्या होते हैं बहुत ही अलग अलग डिफरेंट
क्षमताओं वाले जो है स्टूडेंट रहते हैं, ठीक है, तो हर एक स्टूडेंट को समझ में आता है। तो 1, 2, 3 तीनों ही सही हैं, तीनों किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4 में है, तो यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, एक सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष में शिक्षक ब्लैंक होता है, कैसा होता है, गतिशील होता है। ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही हो सकता है, लेकिन तानाशाह नहीं होना है कि शिक्षक वहाँ पर जो है अपना तानाशाही चला रहा है, अपने अकॉर्डिंग चीज़ें कर रहा है, ठीक है, बच्चों का कोई उसको ध्यान ही नहीं है ना, तो 3 और 4 तो गलत हो गया। गतिशील होना चाहिए शिक्षक को। और समूह कार्य को सुविधाजनक बनाने के लिए मेज और डेस्क होते हैं, क्या होते हैं, खिसकाने योग्य होते हैं या फिर नियत होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा, खिसकाने योग्य होते हैं, ठीक है। हमें जब भी अपने अकॉर्डिंग जो भी सुटेबल लगता है, ठीक है, जैसे हमें अच्छा लगता है उसके अकॉर्डिंग हम जो है मेज और टेबल को क्या कर लेते हैं, खिसका लेते हैं अपने अकॉर्डिंग समूह कार्य को क्या करने के लिए, सुविधाजनक बनाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है, यानी कि जो एक्सपीरियंस लर्निंग होती है वो किस पर बल देती है वो आपको बताना है। तो इसका ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, हैंड्स ऑन एक्टिविटी यानी कि प्रायोगिक अधिगम के महत्व पर जो है बल देता है। हैंड्स ऑन यानी कि जिस चीज़ को हम अपने हाथों से करेंगे उसमें हमें जो है ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा, है ना, उस चीज़ को हम ज़्यादा एक्सपीरियंस तरीके से कर पाएंगे और वो चीज़ जो है हमें ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक भी याद रहती है, जिस चीज़ को हम खुद से अपने हाथों से करते हैं, जिस चीज़ का एक्सपीरियंस हम खुद करते हैं। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको कई बार करवा चुकी हूँ, थोड़ा बहुत चेंज करके आपको वही क्वेश्चन रख दिया जाता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को याद रखना मैंने आपसे पहले भी बोला था, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन बहुत ईजी, आप कॉन्सेप्ट समझिए। जब छात्र विद्यालय की अपेक्षाओं के अनुसार प्रदर्शन करने में सक्षम नहीं होते तो विद्यालयों को सबसे पहले किस पर ध्यान देना चाहिए, यानी कि जो स्टूडेंट है मान लीजिए, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, अच्छा प्रदर्शन करने में सक्षम नहीं, यानी कि उनका रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है, तो विद्यालयों को सबसे पहले क्या करना चाहिए वो आपको बताना है, बच्चों में कमी निकालनी चाहिए, ठीक है, कि इसमें बच्चों की कमी है, बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल गलत। हमें कभी भी बच्चों में कमी नहीं निकालनी है। माता पिता की आर्थिक पृष्ठभूमि ये बताइए कि माता पिता क्या करते हैं, उसका जो है आपकी लर्निंग से क्या इफेक्ट है ना, तो ये भी गलत है। माता पिता की सामाजिक पृष्ठभूमि के वो कैसे समाज में रहते हैं, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर करेक्ट माना जाएगा, विद्यालय और कक्षा का वातावरण और लोकाचार। विद्यालय में किस तरीके का वातावरण है, किस तरीके से पढ़ाई की जा रही है, उसको बोला जाएगा। अगर देखिए एक स्टूडेंट फेल होता है ना, तो उसमें ये कहा जाता है कि पूरे जो विद्यालय है उसकी अर्थव्यवस्था फेल हुई है, यानी कि कहीं ना कहीं उसमें जो टीचर्स हैं उसके पढ़ाने के तरीके में गलती हुई है, या फिर उसको वहाँ पर विद्यालय में अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिला है। हमेशा अगर स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पर विद्यालय को जो है ब्लेम किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक के रूप में आप अपने विद्यार्थियों में आंतरिक अभिप्रेरणा में वृद्धि किस प्रकार कर सकते हैं, यानी कि इंटरनली मोटिवेशन जो है आप किस तरीके से उनके अंदर जगा सकते हैं, किस तरीके से उसमें वृद्धि कर सकते हैं वो आपको बताना है। प्रतिस्पर्धा को देखिए, कॉम्पिटिशन को आपको कहीं बढ़ावा नहीं देता है, गलत हो गया। अवांछनीय व्यवहार को पनिशमेंट नहीं देना है। अधिगम के लिए आनंद का समावेश होना, बिल्कुल सही बात है। आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए, उनके अंदर एक खुशी, एक जॉय का जो है इंक्लूड करना चाहिए, ठीक है। जब वो अंदर से खुश होंगे, अंदर से उनका करने का मन करेगा, तभी वो किसी चीज़ को अच्छे से सीख पाएंगे। तो ये चीज़ क्या करेगी, हमारी एक इंटरनल मोटिवेशन में वृद्धि करेगी। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ बिल्कुल करेक्ट है। रिवॉर्ड वगैरह आपको नहीं देना है, पुरस्कार देना, तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा आपका। आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सी रणनीति यानी कौन सी स्ट्रेटजी इसमें से छात्रों को प्रभावी समस्या समाधान करता है, यानी कि एक अच्छा प्रॉब्लम सॉल्वर और आलोचनात्मक विचारक यानी कि क्रिटिकल थिंकर बनने से जो है रोकती है, याद रखना, रोकती है। वो आपको बतानी है कि इनमें से कौन सी स्ट्रेटेजी ऐसी है जो उनको रोकेगी, ठीक है, समस्या का समाधान करने से या फिर थिंकिंग करने से। तो 1 क्या है, छात्रों से पूछना कि क्या वे सुनिश्चित हैं कि वे समस्या को सही ढंग से समझते हैं, तो ये तो सही है, ठीक है, यहाँ पर कोई कुछ रोकने वाली चीज़ नहीं है फिर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे विद्यार्थियों को सादृश्यता के बारे में चिंतन के लिए प्रोत्साहित करना, यहाँ पर चिंतन के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, तो ये तो रोकेगा नहीं, है ना, तो मोटिवेट कर रहे हैं, ये तो सही है। किसी अन्य के द्वारा चिंतन करने के बजाय छात्रों को खुद से चिंतन के लिए यहाँ पर भी उनको मोटिवेट किया जा रहा है चिंतन करने के लिए, तो ये भी सही है। तो ऑब्वियसली एक ही ऑप्शन बचा, ऐसे भी आप अपने आंसर तक पहुंच सकते हो, ठीक है। तो गलत हमारा यही होगा। कैसे पढ़ते हैं, छात्रों को समस्या को केवल एक ही तरीके से देखने के लिए प्रोत्साहित करना, बिल्कुल गलत, ठीक है। यहाँ पर ऐसा बोला जा रहा है कि आप समस्या को केवल एक ही तरीके से देखिए, जबकि किसी भी समस्या को देखने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, ठीक है, और उसके जो सॉल्व करने के तरीके हैं वो भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 ही हमारा नेगेटिव है और गलत ही हमसे पूछा था कि कौन सी यहाँ पर रोकती है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। स्टिल कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर कमेंट कर देना, मैं आपको डाउट जो है नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगी। ये थे आज के क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं न्यू क्वेश्चंस के साथ न्यू वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे।